सभी साथियों नमस्कार। निःशुल्क टेस्ट सीरीज की कक्षा संख्या 44 में हम हैं और यूनिट नंबर 8 में आज की कक्षा के मनोरंजन शिविर और खेल के सिद्धांत जैसे कुछ टॉपिक पढ़े जाएंगे। सभी साथियों का स्वागत करता हूं और ये यूनिट नंबर 8 की सेकंड लास्ट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पूर्व के जो हमने पहले के जो 45 प्रश्न है वो हमने पीछे की क्लासेस के अंदर देख रखे हैं और आज की कक्षा के अंदर हम पुनः 45 प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले निम्न में से, और आज की कक्षा के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहेंगे जो हम पूर्व की कक्षा के अंदर या फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूर्व के एग्जाम्स के अंदर हम देख चुके हैं, तो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। आमतौर पर उन प्रश्नों को लेकर एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने की जो प्रवृत्ति है वो खूब सारी देखी जाती है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया या फिर कौन सी क्रिया मनोरंजन की नहीं है? और ऑप्शन यहाँ पर है टिकट इकट्ठी करना, ताश खेलना, योगासन करना या फिर क्रिकेट खेलना। ये चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हैं और कौन सी इनमें से मनोरंजन की एक क्रिया नहीं है। अब बता दूं आपको कि ये प्रश्न में अब तक से 3 बार पूछा जा चुका है। 2022 के एग्जाम में आया, 2018 के एग्जाम में आया और एक बार ये पूर्व में भी पूछा जा चुका है। ये सेम क्वेश्चन एक ऑप्शन भी 3 बार शायद ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। 3 नहीं तो 2 बार ये पक्का पूछा जा चुका है और हर बार यहाँ पर ठीक आंसर माना है वो किसको माना है? योग आसन को माना है। अब यहाँ पर अगर आप हर एक गतिविधि को कंपेयर करें, टिकट इकट्ठी करना, ताश खेलना, क्रिकेट खेलना, किस काम है? क्योंकि तीनों केवल और केवल किसके लिए किए जाएंगे? आनंद के लिए किए जाएंगे। अब यहाँ पर योग आसन करना जो है ना वो लाभ के लिए किया जा रहा है। के अंदर आनंद जो है वो थोड़ा पीछे की बात हो जाती है, उसमें लाभ थोड़ा आगे की बात हो जाती है। क्या लाभ आपको चाहिए? आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ चाहिए। आप लाभ के लिए उसको कर रहे हैं, आप उसको जिम्मेदारी से कर रहे हैं, आपको कुछ फायदा चाहिए इसलिए आप कर रहे हैं। केवल और केवल मनोरंजन के लिए आप इसको नहीं करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो योग करने वाले लोग हैं वो इसको बीमारियों से मुक्ति के लिए या फिर मानसिक शांति के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। चारों के अंदर से अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, तो जो सबसे कम मनोरंजन क्रिया आपको नजर आएगी वो कौन? योग आसन करना है। तो ये 2 से 3 बार राजस्थान के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, मनोरंजनात्मक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है। मनोरंजनात्मक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो भी हम गतिविधियां करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? समय बिताना या फिर समय जो है वो टाइम पास करना, हम कह सकते हैं इसको अंग्रेजी के अंदर, अतिरिक्त कार्य करना, थोड़ा और कार्य करना, गतिविधि का आनंद लेना, गतिविधि में आनंद लेना या फिर नया कार्य करना। मनोरंजन या फिर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का अपने आप में यह अर्थ है री प्लस क्रिएशन, दोबारा दोबारा क्रिएट करना कोई भी ऊर्जा को। और कोई भी ऊर्जा को हम क्रिएट कैसे करेंगे? हम ऐसी गतिविधि करेंगे जिसके अंदर हमें आनंद आ रहा है। हम ऐसी गतिविधियों के अंदर भाग लेंगे तो हमारे मन को उल्लास से भर देती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 में सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, बिब्लियोथेरेपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट या फिर गलत है? ये प्रश्न कहां पर पूछा गया? ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2025 में पूछा गया। हुबहू ऐसा प्रश्न है नहीं, लेकिन बिब्लियोथेरेपी के संबंध में यहाँ पर प्रश्न जो है पूछा गया था, तो उसी के संबंध में यहाँ पर ये प्रश्न है। मनोरंजक चिकित्सा रिक्रिएशनल थेरेपी में बिब्लियोथेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से शारीरिक फिटनेस और खेल कौशल, फिजिकल फिटनेस विकसित करने के लिए किया जाता है। बुक्स के माध्यम से उपचार, हीलिंग या फिर रीडिंग करना है। यह एक ऐसी तकनीक है जो लोगों को पढ़ने और चर्चा, रीडिंग एंड डिस्कशन के माध्यम से व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में मदद करती है। यह तकनीक व्यक्तियों में आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने और तनाव, स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकती है। कौन सा यहाँ पर इनकोरेक्ट होगा? इनकोरेक्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, सब में इनकोरेक्ट कौन सा होगा? ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? इनकोरेक्ट या फिर गलत रहेगा। बिब्लियोथेरेपी है क्या? ये लिटरेचर का, बुक्स का, कहानियों का उपयोग करके किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से ट्रीट करने का एक साधन है कि आप उसके मनोदशा से मिलती जुलती उसको कहानियां सुनाएं या फिर कहानियों के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से किसी व्यक्ति को एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, खेल ही जीवन है सिद्धांत, प्ले इज लाइफ थ्योरी। प्ले इज लाइफ थ्योरी, प्ले इज लाइफ थ्योरी, ये सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। रूसो के द्वारा, टी डब्ल्यू पैट्रिक के द्वारा, विलियम मैकडूगल के द्वारा और या जॉन डेवी के द्वारा? जॉन डेवी के द्वारा ये सिद्धांत, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर हमारे पास जो ठीक ऑप्शन रहेगा वो जॉन डेवी रहेगा। जॉन डेवी ने क्या कहा? खेल ही जीवन है। खेल जो है वो भविष्य को जानने का, भविष्य के लिए तैयारी करने का या फिर अतीत को दोहराने का ये कोई विकल्प नहीं है या फिर ऐसा कोई साधन नहीं है। खेल जो है वो
जीवन की एक प्रक्रिया है। जब बच्चा वृद्धि और विकास के समय में रहेगा तो प्रमुख गतिविधि क्या रहेगी? खेल रहेगी। खेल ही जीवन है या फिर जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आगे या पीछे की कोई तैयारी या फिर दोहराव की कोई गतिविधि नहीं है। ये किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से किसने खेल के अभ्यास सिद्धांत को विकसित किया है? ये हो रहा है लेकिन ये अलग नाम से क्वेश्चन आ रहा है। अभ्यास सिद्धांत या फिर प्रैक्टिस, अभ्यास सिद्धांत या फिर प्रैक्टिस थ्योरी के बारे में यहां पर बात हो रही है, या फिर प्री एक्सरसाइज की एक्सरसाइज थ्योरी के बारे में, या फिर यहाँ पर एंटिसिपेटरी थ्योरी के बारे में बात हो रही है। अभ्यास प्रैक्टिस थ्योरी को किसने विकसित किया? कार्ल ग्रूस, लेव वाइगोत्स्की, जोहान हेनरिक टेस्टालॉजी या फिर सिगमंड फ्राइड? यहाँ पर ठीक ऑप्शन क्या रहेगा? कार्ल ग्रूस के द्वारा प्रैक्टिस थ्योरी या फिर अभ्यास सिद्धांत या फिर प्री एक्सरसाइज थ्योरी किया गया था। इसको एक्सप्लेन मैं पिछली क्लास में कर चुका हूं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो खेल के सिद्धांत हैं इस संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन यहाँ पर ठीक नहीं है? विरेचक धारणा कैथेरेटिक थ्योरी के अनुसार खेल अतिरिक्त संवेग को बाहर निकालने का माध्यम है जिसे अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। भविष्यदर्शी धारणा एंटिसिपेटरी थ्योरी का मानना है कि खेल भविष्य के महत्वपूर्ण कार्य हेतु पूर्व अभ्यास है जिसे कार्ल ग्रूस ने किया था। इसका प्रतिपादक कार्ल ग्रूस है। पुनरावृत्ति धारणा या फिर रिकैपिटुलेटरी थ्योरी मानती है कि बालक खेल के माध्यम से अपने भविष्य की तैयारी करता है जिसे जी स्टैनली हॉल ने प्रतिपादित किया। अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत सरप्लस एनर्जी थ्योरी के अनुसार खेल ऊर्जा की खपत करने हेतु किया जाता है जिसे हर्बर्ट स्पेंसर और वॉन शेलर के द्वारा दिया गया था। ये चार कथन अलग अलग थ्योरीज के बारे में दे रखे हैं। यहाँ पर प्रतिपादक जितने भी लिखे हुए हैं सब के सब ठीक मेल खा रहे हैं। तो चीज यहाँ पर ठीक मेल नहीं खाती है वो क्या है कि बालक इस थ्योरी के माध्यम से फिर खेल के माध्यम से भविष्य की तैयारी करता है। ये बात यहाँ पर गलत है। रिकैपिटुलेटरी थ्योरी कहती है कि व्यक्ति अपने सामाजिक अतीत को दोहराने का काम करता है। किसके माध्यम से? खेलों के माध्यम से, खेलों के माध्यम से। अगला प्रश्न 52 नंबर क्वेश्चन, मनोरंजन का एक प्रकार कहानी कहना अभी तक इस समूह में बहुत लोकप्रिय है। 2022 पीटीआई के अंदर पूछा गया, पीटीआई ग्रेड 3 के अंदर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि विवादित क्वेश्चन रहा। कहानी कहना, कौन सा एक समूह इन चारों में से कहानी कहकर रिक्रिएशन करता है बच्चों को? वृद्ध लोगों में, विद्यालय के बच्चों में, महिलाओं में, या फिर ग्रामीण लोगों में? और यहाँ पर ठीक आंसर, अब देखिए हर एक, अब खास तौर पर इन दोनों को अगर आप छोड़ भी दें, दोनों को आप अलग अलग एग्जाम्पल देकर जस्टिफाई कर सकते हैं, अपने आंसर को ठीक मान सकते हैं। लेकिन बोर्ड ने यहाँ पर क्या माना? डी ऑप्शन को ठीक माना। ग्रामीण लोगों में कहानी कहना अभी तक बहुत लोकप्रिय मनोरंजन का साधन है कि या फिर ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो अभी भी बच्चों को कहानी कहकर उनका रिक्रिएशन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एक मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है सामग्री, नेतृत्व, सुविधाएं या फिर योजना? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? एक मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अब अंग्रेजी के अंदर इसको थोड़ा अगर समझेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मनोरंजन या फिर रिक्रिएशन के संगठन में ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक या फिर फैक्टर कौन सा है? अगर हम रिक्रिएशन करना चाहते हैं किसी बच्चे का या फिर किसी एक समूह को हम रिक्रिएशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज, उन गतिविधि को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या रहेगा? सामग्री, नेतृत्व, सुविधाएं, योजना। सबसे महत्वपूर्ण, और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे महत्वपूर्ण किसको माना गया? सुविधा को माना गया, फिर फैसिलिटीज को माना गया। फैसिलिटीज को, जिसके अंदर आपकी सामग्री भी आ जाएगी, आपके ग्राउंड वगैरह जो भी चीजें हैं सारी की सारी फैसिलिटीज के अंदर आएंगी। तो फैसिलिटीज अगर आपके पास हैं, आप ये गतिविधियां क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, गतिविधियां ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 53 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, भूमि संबंधित साहसिक गतिविधियां हैं। साहसिक गतिविधियां एडवेंचर स्पोर्ट्स, साहसिक गतिविधियां यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऐसे खेल। साहसिक गतिविधियां सबसे पहले आपने देख लेना है। एडवेंचर स्पोर्ट्स ऐसी गतिविधियां इनके अंदर आप एक्सट्रीम स्पीड के साथ, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ मुकाबला करते हैं, यानी कि आप प्रकृति के साथ मुकाबला करते हैं, मानव के साथ मुकाबला नहीं करते। और वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस जो है के साथ आप क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं। वो मुकाबला करने से होगा क्या? आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ अवेयरनेस आता है, आप फियरलेस बनते हैं, डर जो है वो खत्म होता है। और व्यक्ति जो है, जो सेंसेशन सीकिंग व्यक्ति है, खास तौर पर जिनको कुछ रिस्की काम करने की आदत होती है, सेंसेशन की आदत होती है, व्यक्तियों के लिए साहसिक गतिविधियां बहुत बेहतर एक एक्टिविटी हो सकती है। यहाँ पर हम पूछ रहे हैं, और साहसिक गतिविधियां अनेक अनेक प्रकार से हो सकती है। पानी के अंदर हो सकती है, भूमि
है, आकाश के अंदर हो सकती है। में से पूछा जा रहा है कि भूमि संबंधी, ग्राउंड रिलेटेड या फिर लैंड रिलेटेड एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कौन सी है? ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग। अब रिवर राफ्टिंग पानी की गतिविधि है, पैराग्लाइडिंग और हैंड ग्लाइडिंग ये दोनों की दोनों आकाश की, हवा की गतिविधियां हैं। और ट्रैकिंग जो है, ट्रैकिंग पैदल चलकर जाना ऐसे रस्तों से, प्राकृतिक रस्तों से पैदल चलकर जाना जहां पर केवल आप पैदल चल के जा सकते हैं, वहां पर गाड़ी मोटर नहीं जा सकती, तो क्या कहेंगे? ट्रैकिंग कहेंगे। तो भूमि संबंधित साहसिक गतिविधियां, लैंड रिलेटेड एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? ट्रैकिंग यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, शिविर शिल्प में समाहित है। अब जैसे कि एक वो योग वाला क्वेश्चन आया था, उसी तरह से ये क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2018 के अंदर आया, 2011 या 13 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है, 2018 थर्ड ग्रेड के अंदर आया, फिर ये क्वेश्चन 2022 फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया है। 3 बार ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, इतना भर कर देते हैं कि वो थोड़ा ऑप्शन चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े नाम शिविर शिल्प ही रखते हैं। मोटर कौशल, नस्लीय कौशल, वाचिक कौशल या फिर मानसिक कौशल, इनमें से शिविर शिल्प के अंदर या फिर वो कैंप क्राफ्ट अंग्रेजी के अंदर लिखते हैं, वो कैंप क्राफ्ट। कैंप क्राफ्ट में कौन शामिल होता है? कैंप क्राफ्ट की गतिविधि आप करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? मोटर कौशल चाहिए होता है, रेसियल कौशल, रेसियल कौशल तो नहीं होगा, वाचिक कौशल बोलने के लिए, या फिर मानसिक कौशल। इनमें ठीक ऑप्शन क्या रहेगा? डी ऑप्शन ठीक रहेगा, मानसिक कौशल चाहिए होगा। 2018 के अंदर ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, 2018 क्वेश्चन ये स्टेटमेंट की वजह से गलत हो गया, लेकिन 2022 में जब दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया तो मानसिक क्वेश्चन आंसर माना गया था। ध्यान रखना है पूर्व के एग्जाम में क्या क्या यहाँ पर किया जा चुका है, वो भी आपने साथ में ध्यान रखना है। मनोरंजनात्मक गतिविधियों में साहसिक सहभागिता वृहद स्तर पर निर्धारित होती है। मनोरंजनात्मक गतिविधियों में सहभागिता या फिर पार्टिसिपेशन वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर निर्धारित होती है। कोई व्यक्ति मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग ले रहा है या नहीं ले रहा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है, आर्थिक रूप से, सीखने के तरीके से, सामाजिक स्तर पर या फिर प्रेरणा से। अब देखिए कैसे होना चाहिए वो एक अलग बात है, कैसे होता है ये अलग बात है ना। तो कैसे चाहिए, एक आदर्श परिस्थिति के अंदर देखें तो मोटिवेशन के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन कभी होगा कभी नहीं होगा। तो आप एक आदर्श परिस्थिति के बारे में पूछें तो ये आपके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए कि आप रोज कोई ना कोई मनोरंजनात्मक गतिविधि में भाग लेंगे। लेकिन होता कैसे है? ये किसी होगा प्रेरणा से होता है। आमतौर पर लोग उपयोग किसको करते हैं? मोटिवेशन को उपयोग करते हैं। अगर उनका मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का मोटिवेशन है तो वो भाग लेंगे, अन्यथा वो भाग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निर्धारित होता है, कैसे होना चाहिए, दोनों अलग अलग बात होगी। एक आदर्श परिस्थिति में तो ये जीवन के तरीके का हिस्सा होना चाहिए या फिर लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए मनोरंजनात्मक गतिविधि, लेकिन ये प्रेरणा या फिर मोटिवेशन से भाग लेते हैं। अगर कोई भाग लेने के लिए मोटिवेटेड है तो भाग लेगा, अन्यथा वो भाग नहीं लेगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से खेलने की सतह नहीं है, निम्न में से खेलने की सतह नहीं है। प्लेइंग सरफेस, अलग अलग जो खेल हैं आपके उनके लिए प्लेइंग सरफेस बनती है। जैसे आप एक एथलेटिक ट्रैक जो ट्रैक हो सकता है, मिट्टी का ट्रैक हो सकता है, वो घास का ट्रैक हो सकता है, एथलेटिक ट्रैक हो सकता है। आप फुटबॉल के मैदान की बात करें तो वो आर्टिफिशियल ग्रास हो सकती है, नेचुरल ग्रास हो सकती है। इसी तरह से इनमें से एक खेलने की सतह नहीं है, किसी भी गेम की बात यहाँ पर की जा रही है। तो एस्ट्रोटर्फ घास है, एक कृत्रिम घास है, तो ये उपयोग में ली जाती है। सिंथेटिक भी प्रयोग में ली जाएगी। टेराफ्लेक्स जो है वो बास्केटबॉल जैसे खेलों के अंदर, या फिर यहाँ पर वुडन फ्लोर की आवश्यकता होती है, वहां पर ये तीनों की ली जाती है। लेकिन बायोडेक्स जो है वो एक आइसोकाइनेटिक मशीन, एक ब्रांड है। तो यहाँ पर बायोडेक्स ठीक ऑप्शन नहीं होगा, अन्य ठीक ऑप्शन आपके खेलने की सतह में रहेंगे। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा बायोडेक्स। क्वेश्चन नंबर 58, बेसबॉल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अब फैसिलिटीज आपका टॉपिक है, उसके अंदर आप कौन कौन से प्रकार के आपके पास खेल मैदान होते हैं और उन खेल मैदानों के अंदर क्या भेद है। खेल मैदानों के जो नाम है उनको भी आपने ध्यान रखना है। किस खेल मैदान को क्या कहा जाएगा? जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, उनको फील्ड कहा जाता है, उनको क्या कहा जाएगा? फील्ड कहा जाएगा। क्रिकेट की, जहाँ पर क्रिकेट खेले उसको पिच कहा जाएगा, कोर्ट कहा जाएगा। उसी तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसबॉल, बेसबॉल का जो मैदान है उसको किस नाम से जाना जाएगा? पिच के नाम से, वेलोड्रोम के नाम से, डायमंड के नाम से, फील्ड के नाम से? ध्यान रखना है, इसको डायमंड के नाम से जाना जाएगा। डायमंड के नाम से जाना जाने वाला ये एकमात्र मैदान है जाना जाता है, क्योंकि इसकी आकृति जो रहेगी वो कुछ डायमंड की आकृति की। बेसबॉल का मैदान है वो डायमंड की आकृति या फिर हीरे की शेप का रहता है। क्वेश्चन नंबर 59, साइकिलिंग प्रतियोगिता स्थल को किस नाम से जाना जाता है? साइकिलिंग का जो मैदान है, साइकिलिंग जहां पर की जाती है उसको हम किस नाम से जानेंगे? पिच, वेलोड्रोम, डायमंड या फिर फील्ड के नाम से? हम जान चुके हैं कि डायमंड जो है वो बेसबॉल के लिए उपयोग होगा, तो यहाँ पर ये भी बहुत चर्चित, वेलोड्रोम किसको कहा जाएगा? साइकिलिंग
के फील्ड को कहा जाएगा, या फिर जहां पर साइकिलिंग की जाती है उसको क्या कहा जाएगा, वेलोड्रोम कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, नंबर 60 की तरफ, सुविधा निर्माण में प्रथम चरण है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैनेजमेंट से मिलता जुलता यहाँ पर आ गया है और पूछा जाता है आमतौर पर। जब भी आप कोई मैनेजमेंट का काम करेंगे, जहां पर कुछ निर्माण करने का काम करना है, कोई कार्य शुरू करने का काम करना है, तो सबसे पहला कदम क्या रहने वाला है? निर्माण करने का काम, विचार करने का काम, बजट करने का काम, नियोजन का काम। अंग्रेजी के जो विद्यार्थी निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन जाएगा, विचार यानी कि आ, हो जाएगा, बजट यानी कि आप पैसे का प्रबंध कर रहे हैं, बजट हो जाएगा, और नियोजन प्लानिंग हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे क्या होगा, नियोजन या फिर प्लानिंग होगा। हम प्लान करेंगे कि हमें सुविधा का निर्माण करना है, उसके अंदर कितना पैसा लगाना है, पैसा आएगा कहाँ से, रेवेन्यू कितना जनरेट करेंगे, किस स्तर के ऊपर हमें ये मैदान बनाने हैं, समय के लिए बनाने हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हमें रखनी है, हर तरह की चीज है वो कंसिडर की जाएगी जब हम निर्माण करने के लिए जाएंगे या फिर पहले चरण में होंगे। तो पहला काम क्या होगा, नियोजन होगा या फिर प्लान करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान करने का काम करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61, इंडोर खो खो मैदान किस दिशा में रहेगा? इंडोर खो खो मैदान किस दिशा में बनेगा? पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से ओर, ए व बी दोनों, या फिर उक्त से कोई? इंडोर खो खो का मैदान जब हम बनाएंगे, क्या हम क्या रखने वाले हैं, किस दिशा में उसका निर्माण हम करेंगे? पूर्व से पश्चिम, ए व बी दोनों। तो आप जानते हैं कि सभी मैदान आमतौर पर भी हमारे पास मैदान है, चाहे बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स ट्रैक है, सब कैसे बनेंगे? ये हमारे पास ईस्ट है, ये हमारे पास वेस्ट है, ये हमारे पास साउथ है। हर मैदान आपका लगभग इसी तरह से बनेगा, इसी डायरेक्शन के अंदर बनेगा। इसके पीछे वजह क्या है कि सूरज यहाँ से आएगा और यहाँ पर ढल जाएगा। तो आप जब गतिविधियां करें, फुटबॉल इस तरह से खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, तो हवा के अंदर बॉल फेंकते हो, आपको कैच करने के अंदर आंख के अंदर सूरज है। सुबह के समय इस तरफ फेस कर रहा है उसके सूरज आएगा, और जो शाम के समय खेल रहा है इस तरफ जो फेस कर रही है टीम, उसकी आंखों में सूरज आएगा। इस परिस्थिति से बचने के लिए आप हमेशा हर ग्राउंड नॉर्थ एंड साउथ बनाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने खो खो का मैदान भी इसी तरह से बना दिया, तो यहाँ पर आपके पोल लगेंगे, यहाँ पर खिलाड़ी या तो इस तरफ फेस करके बैठेंगे, इस तरफ फेस। इनके ग्राउंड नॉर्थ टू साउथ बनने के बाद भी इनके फेस सूरज की तरफ ही रहेंगे। इसलिए हम एकमात्र ग्राउंड जो एक नियम का एक्सेप्शन है, या फिर हम उसको छोड़ देते हैं, वो कौन सा खो खो का मैदान रहेगा। खो खो के मैदान को हम कैसे बनाएंगे, हम ईस्ट टू वेस्ट बनाएंगे, क्योंकि खिलाड़ियों के जो फेस रहेंगे वो फिर नॉर्थ टू साउथ रह जाएंगे। तो जैसे हम क्या करेंगे, खो खो का मैदान पूर्व से पश्चिम बनाएंगे। हाँ, एक बात तो ये, इंडोर खो खो का मैदान, कहता हूँ आउटडोर खो खो का मैदान पूर्व से पश्चिम बनेगा, लेकिन वो इंडोर खो खो मैदान वो किसी भी दिशा में बनाया जा सकता है, किसी भी दिशा में बनाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अब एकमात्र जो कारक है कि हम पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं, वो सूर्य हमारी आंखों में नहीं पड़े, उसलिए हम कर रहे हैं। तो अगर हम इंडोर मैदान बना रहे हैं तो हम किसी भी दिशा में बना सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है कि हम इसी ही दिशा में इसको बनाएं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किसके माध्यम से सुविधा निर्माण का खर्च नियंत्रण में रखा जाना चाहिए? कि हम कोई ग्राउंड बना रहे हैं, हम कोई सुविधा या फिर फैसिलिटी का निर्माण कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो, हम खर्च को कंट्रोल रखना चाहते हैं। कोई संस्था हो, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी संस्था, वो खर्च को मिनिमम रखना चाहेगी। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जितना आपके पास खर्च जाएगा उतने आप चाहे देंगे उसकी कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे, और वो आपको नुकसान कर सकती है। तो आप खर्च को कम रखना चाहेंगे, तो खर्च को कम करने के लिए आप क्या क्या विकल्प, सबसे अच्छा विकल्प आपके पास क्या हो सकता है? ठीक ठाक गुणवत्ता की सामग्री लाकर, कि आप अपनी जो गुणवत्ता, जैसे मान लो कि आप टर्फ लगा रहे हैं, घास लगा रहे हैं, या फिर आप पोल का रोपण कर रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी को गिरा दीजिए। आप क्वालिटी को गिराकर आप खर्च है उसको नियंत्रित रख सकते हैं। दूसरा, विशेषज्ञों की राय लेकर सुविधा के माप को कम करके, या फिर ग्राउंड आपने 100 मीटर का बनाना था, आपको खर्च ज़्यादा पड़ रहा, तो आपने उसको 60 मीटर लंबा ग्राउंड बना दिया, छोटा कर दिया ग्राउंड। यहाँ पर आप क्या नहीं करेंगे और क्या करेंगे, तो आप विशेषज्ञों की राय लेंगे। विशेषज्ञों की राय लेंगे तो आपको ठीक ठीक कि आपको ग्राउंड कैसे बनना चाहिए, किस चीज़ की कीमत क्या रहेगी, कौन सी सामग्री कहाँ से आपको लेके आनी है, तो वो आपको राय देंगे। या फिर उसको मल्टीपल यूज के लिए आप कैसे उपयोग में ले सकते हैं। विशेषज्ञों से राय लेकर जब सुविधाओं का निर्माण करवाएंगे तो आपके खर्च को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। आप क्या नहीं करेंगे, गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता को कम नहीं करेंगे, क्योंकि सामग्री की गुणवत्ता कम होने से इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? खिलाड़ियों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, खिलाड़ियों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा, सुविधा के माप को भी कम नहीं करेंगे। अगर सुविधा के माप को कम करेंगे, कल को क्या होगा? अगर आप सुविधा के माप को कम करते हैं तो प्रभाव क्या पड़ेगा? कल को आप अगर स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के मैच वहां पर करवाना चाहते हैं तो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि लिए आपको एक आदर्श मानक स्टैंडर्ड ग्राउंड है वो चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 63, खेलने की स्थिति तैयार करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए?
मार्किंग का ध्यान रखें, आर्थिक आधार का ध्यान रखें, खिलाड़ी की सुरक्षा का ध्यान रखें या फिर रख रखाव खर्च का ध्यान। जब सतह तैयार कर रहे हैं हम, प्राथमिक रूप से हम किस बात का ध्यान रखें, विशेष ध्यान किसका रखें? मार्किंग से की जाए, आर्थिक आधार ठीक हो, खिलाड़ी की सुरक्षा के संबंध में, रख रखाव खर्च के संबंध में। पहली बात हम जो ध्यान में रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम फुटबॉल का मैदान बना रहे हैं और हम घास लगाना चाहते हैं। अब घास हमें महंगी पड़ रही है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि वहाँ पर हम उस घास को हटाकर कुछ ऐसी चीज़ परमानेंट चीज़ लगा देंगे। हमें प्राथमिक रूप से बना किसके लिए रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए बना रहे हैं, तो खिलाड़ियों की सुरक्षा को हमें ध्यान में रखना अनिवार्य होगा कि खिलाड़ी वहां पर खेलते हुए चोटिल नहीं हो जाएं। वो हमें बेसिक वहां पर एक बार ध्यान रखना होगा। के बाद रख रखाव खर्च, आर्थिक आधार और ये सब चीजें आएंगी, लेकिन बेसिक चीज वहां पर क्या रहे, खिलाड़ी को सुरक्षित रखना, खेलने के लायक वहां पर क्वालिटी हम दे पाए या और खिलाड़ियों को सुरक्षित रख पाए। ये बेसिक या फिर आधारभूत चीजें रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 64, इस प्रकार की सतह से स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होगा कि जब हमारी हड्डियों के ऊपर क्षमता से ज्यादा तनाव पड़ता है, तनाव या फिर भार पड़ेगा तो सहन नहीं कर पाएंगे। घास के ऊपर सिंथेटिक या फिर रेत या फिर चिकन, अब का एक यहाँ पर भाग रहेगा, इससे हमें न्यूटन के नियम के अनुसार एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा मिलेगा। घास फिर भी एब्जॉर्ब कर लेगा, घास जो गद्दार होगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा। सिंथेटिक ट्रैक रबड़ लगा होगा वो भी एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया होता है। रेत जो है वो अपने आप में क्या है, जैसे आप लॉन्ग जंप वगैरह में जंप करते हैं तो रेत इसीलिए रखी जाती है, तो आप जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, वो फ्लैट हो जाएगी या फिर धंस जाएगी। लेकिन चिकनी मिट्टी है उसकी सतह हमेशा क्या रहेगी, पक्की रहेगी, वहां पर आप गिरेंगे तो गिरने पर आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो आप जब भी देखते हैं या फिर अखाड़ों के अंदर जो चल रही होती है या फिर कबड्डी खेलते हैं, आप अगर ग्रामीण परिवेश के अंदर खेल रहे हैं, आप चिकनी की अगर सतह बनी हुई है तो आप क्या करते हैं, एक बार सॉफ्ट करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मेंटेनेंस के संबंध में सत्य नहीं है। मेंटेनेंस के संबंध में सत्य नहीं है। कौन सी बात जो है वो मेंटेनेंस के संबंध में सत्य नहीं है? यह एक खर्चीली प्रक्रिया है लेकिन भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान से बचाव करती है। इसमें नियमित सफाई, जल, बिजली व उपकरणों की देखभाल शामिल है। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस को करेक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है। सबसे किफायती मेंटेनेंस का प्रकार प्रिवेंटिव है। सबसे किफायती मेंटेनेंस के प्रकार के अंदर प्रिवेंटिव रहेगा। कौन सी बात इनमें से सत्य नहीं है? रख रखाव या फिर मेंटेनेंस। आपके टॉपिक जो सिलेबस के अंदर है वो केवल और केवल मेंटेनेंस फैसिलिटीज नहीं है, बल्कि उसमें फैसिलिटीज का निर्माण और रख रखाव दोनों की दोनों बातें शामिल है। रख रखाव या फिर मेंटेनेंस क्या चीज है? एक खर्चीली प्रक्रिया। मेंटेनेंस के अंदर रुपए जरूर लगते हैं। मेंटेनेंस ऐसी चीज के अंदर आपको पे नहीं करना पड़ेगा, मेंटेनेंस में पे करना पड़ेगा, लेकिन भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान से बचाव करती है। अगर आप मेंटेनेंस रखते हैं, नियमित मेंटेनेंस करते हैं, तो भविष्य के अंदर कोई बड़ा नुकसान अगर होगा वो टाल सकते हैं। जैसे मान लो कि हम मैच कोई करवा रहे हैं, इंटरनेशनल मैच हो रहा है, नेशनल मैच हो रहा है, हमने मेंटेनेंस अपने फैसिलिटी की नहीं की और मैच के दौरान लाइट खराब हो जाती है, मेंटेनेंस के अभाव के अंदर वो चीज़ें हो जाती हैं। इससे नियमित सफाई, जल, बिजली व उपकरण देखभाल शामिल है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस को करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। ब्रेक डाउन यानी कि खराब हो जाना, ब्रेक डाउन यानी खराब हो जाना, करेक्टिव यानी कि ठीक करना। जब खराब होगी तभी हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे, ये बात भी ठीक है। सबसे किफायती मेंटेनेंस का प्रकार प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव कहने कि टाल देने वाला, जिससे आप अपने फैसिलिटीज का कैसे केयर करते हैं, आप खराब होने ही नहीं देते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो सबसे किफायती प्रकार है। ये बात यहाँ पर ठीक नहीं, ये असत्य होगी। यहाँ पर कौन सी कंडीशन बेस्ड, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस जो होगी सबसे बढ़िया प्रकार होगी। क्यों प्रकार होगी? आप केवल किसी एक उपकरण को इसलिए नहीं बदल रहे हैं कि उसको परचेज किए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, कुछ टाइम हो गया है। आप क्या करते हैं, कंडीशंस चेक करते हैं, आप उसके ऊपर कुछ टेस्ट लगाकर देखते हैं। अगर वो चीज़ें ठीक चल रही है तो आप उनको चलाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे कम खर्च आपका कहाँ पर लगेगा, कंडीशन बेस्ड लगेगा। तीन हमारे पास अलग अलग प्रकार की मेंटेनेंस है। इनको हम आगे एक क्वेश्चन और आएगा उसके अंदर इनके बारे में थोड़ी और डिटेल में। खेल उपकरण खरीद के समय किस पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है? जब हम इक्विपमेंट खरीदते हैं तो किस बात के ऊपर हम थोड़ा कम जो है वो ध्यान देंगे या फिर वो महत्व की बात नहीं हो? पहला, उपकरणों की उपयोगिता और गुणवत्ता। देखा जाएगा कि ये जो हम इक्विपमेंट लेकर आ रहे हैं क्या ये हमारे काम के हैं या नहीं है। काम के मतलब कि हम विद्यार्थियों हिसाब से जरूरत के पता लगेगा, टीचर को पता होगा, फिजिकल एजुकेशन पता होगा
ये हमारे स्कूल में उपयोगिता इसकी है या नहीं है। तो गुणवत्ता, क्वालिटी, अगर क्वालिटी अच्छी है तो हम मिलेंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगे। संस्था की आर्थिक स्थिति पर, अगर संस्था के पास पैसे कम है तो हम बहुत महंगी चीज़ लेकर नहीं आएंगे, हम उसमें उतनी चीज़ लेकर आएंगे जो हमारी संस्था अफोर्ड कर सकती है। मौसम व भंडारण क्षमता पर, दूसरी बात की मौसम कैसा है और भंडारण क्षमता आपके पास कैसी है। आप कोई ऐसी सामग्री लेकर आ जाएं कि जो के अंदर काम करने की है नहीं है। कि आपके पास अगर भंडारण क्षमता नहीं है, अगर आपके पास स्टोरेज की या फिर उस चीज़ को रखने की फैसिलिटी नहीं है, आप एक इक्विपमेंट को परचेज तो कर लेंगे, लेकिन वो मेंटेनेंस के अभाव में, स्टोरेज के अभाव में क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो वो काम भी हम नहीं करेंगे। शिक्षक और विद्यार्थियों की पर, शिक्षकों को क्या मंगवाना है और विद्यार्थियों को क्या पसंद है, वो भी हम थोड़ा कम ध्यान में देंगे। ये ऊपर वाले तीनों चीजें हैं ना, ये साइंटिफिक हम ज़्यादा ध्यान देंगे। अब विद्यार्थियों की पसंद पर, विद्यार्थी को अगर क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट की हम उनको, जैसे सरकारी स्कूल में बात करें तो विद्यार्थियों को क्रिकेट खेलना आमतौर पर वो कहेंगे आपको कि हम क्रिकेट की जो वगैरह है वो चाहिए, लेकिन वो हम एक विद्यालय के अंदर अफोर्ड नहीं करी। एक किट को हम लेके आने में हमें कम से कम 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा, और अच्छी क्वालिटी के अंदर तो हम विद्यालय के अंदर नहीं लेके आ सकते। तो विद्यार्थियों की पसंद और थोड़ा सा हम पीछे रखेंगे। अगर हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, उसके बाद हम पसंद के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अगर कंपेरेटिवली बात करें, हम शिक्षक और विद्यार्थियों की पसंद पर थोड़ा सा कम ध्यान रखेंगे, उपयोगिता पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। काम में आने वाली चीज़ कौन, वे खेल उपकरण जिनकी गुणवत्ता मौसम या फिर उपयोग से अपेक्षित जल्दी परिवर्तित होती है। इक्विपमेंट, स्थायी उपकरण, अस्थायी, छोटे बड़े उपकरण, वो कौन से उपकरण हैं, वो कौन से हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जिनको मौसम, बरसात के अंदर रख दिया, सर्दी लग गई, गर्मी लग गई, गर्मी के अंदर वो पड़े हुए हैं, की वजह से क्वालिटी के ऊपर जल्दी फर्क पड़ेगा या फिर करने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कौन से उपकरण होंगे, स्थायी उपकरण, अस्थायी उपकरण या फिर बड़े उपकरण। यहाँ पर ठीक ऑप्शन कौन सा होगा, अस्थायी उपकरण के ऊपर ये प्रभाव जल्दी पड़े। जैसे फुटबॉल है आपके पास, फुटबॉल अस्थायी है और फुटबॉल का गोल पोस्ट स्थायी है। फुटबॉल का जो गोल पोस्ट है वो आपने बढ़िया रंग करके और लगा दिया, सर्दी है, गर्मी है, छांव है, बारिश हो रही है, उसकी गुणवत्ता के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। वो हर एक प्रकार के मौसम हुए भी वो कम से कम 5-10 साल चल, तो पहले आपको उसकी या फिर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर खर्च करने का। लेकिन इसी तरह से फुटबॉल को अगर आप बाहर छोड़ दें बारिश के अंदर, 5 दिन तक 10 दिन तक भीगे रहने दें, उसको साफ नहीं करें तो खराब हो जाएगी। क्रिकेट का बल्ला है, क्रिकेट के बल्ले को बारिश के अंदर छोड़ दें आप, खराब हो जाएगा। लकड़ी के जो उपकरण हैं या फिर जो उपकरण प्लास्टिक के जो उपकरण हैं, रबड़ के जो उपकरण हैं, लेदर के जो उपकरण हैं, सारे के सारे अस्थायी के अंदर आएंगे, और वो मौसम और जो आपके उपयोग हैं उससे वो खराब होने की संभावना उनके अंदर ज़्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। बाहरी खेल सुविधाएं, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आउटडोर स्पोर्ट्स, खुले मैदान में, खुले आसमान नीचे जो खेल की सुविधाएं बनेंगी उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, क्या बात इनमें। फुटबॉल के मैदान पूर्व से पश्चिम दिशा में बनाए जाएंगे, बात क्या है, गलत है। फुटबॉल के मैदान उत्तर से दक्षिण बनाए जाएंगे, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो मैदान उत्तर से दक्षिण दिशा में बनेगा, ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सभी मैदान पश्चिम से पूर्व दिशा में बनेंगे, सभी मैदान नहीं बनेंगे, क्योंकि एक वहां पर रहेगा जो अलग दिशा के अंदर। खो खो पश्चिम से पूर्व बनेगा, लेकिन अन्य सारे के सारे उत्तर से दक्षिण बनेंगे। जब आउटडोर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, इंडोर की बात यहाँ पर नहीं। सभी मैदान उत्तर से दक्षिण दिशा बनेंगे, केवल खो खो का मैदान जो हो, डी नंबर ऑप्शन आपका जाता है, डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, अगले प्रश्न की तरफ जाने से पहले महत्वपूर्ण सूचना कि हमारे जो कोर्स हैं वो शुरू हो रहे हैं, और 23 जुलाई को हमने ये प्रारंभ करना था, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से, बोर्ड वगैरह खराब होने की वजह से हमने इसको थोड़ा सा पोस्ट किया है। होपफुली हम मंडे से इसको शुरू करेंगे, लेकिन जो भी विद्यार्थी को देख रहे हैं वो जुड़ सकते हैं, और डेट निकल जाने के बाद भी आप अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या फिर इनकरेक्ट है। आउटडोर सुविधा में निर्माण शुल्क कम होता है। अब यहाँ पर आउटडोर की ही हम बात, यहाँ पर हम गलत कथन ढूंढने के लिए जाएंगे। अब आउटडोर सुविधा निर्माण शुल्क कम होता है, आउटडोर सुविधा हर मौसम में उपयोग नहीं ली जा सकती, इंडोर सुविधा में प्री चालन शुल्क या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट निम्न या फिर कम होता है, इंडोर सुविधा में विद्युत प्रकाश का खर्च उच्च होता है। 4 कथन यहाँ पर लिखे हुए हैं, 4 में से कौन सा कथन जो है वो ठीक रहेगा।
आउटडोर सुविधा में निर्माण शुल्क कम होता है, बिल्कुल ठीक बात है कि जब आप आउटडोर सुविधा बनाएंगे, जैसे फुटबॉल का मैदान बना रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आप रात्रि के समय उसको उपयोग नहीं लेना चाहते हैं तो फ्लड लाइट्स नहीं लगानी पड़ेगी आपको। केवल आपको एक जगह चाहिए, उस जगह के अंदर घास आपको लगानी है, लगाना है तो बहुत कम समय के अंदर वो बन जाएगा। आउटडोर सुविधा हर मौसम में उपयोग की जा सकती। अब आप बाहर आपने हैंडबॉल का मैदान बनाया आउटडोर के अंदर, बाहर अगर बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, अगर धुंध है, आप उसको उपयोग में नहीं ले पाएंगे, हर मौसम में उपयोग में नहीं ले सकते। दूसरी तरफ दोनों की दोनों बातें क्या है, ठीक है। आउटडोर सुविधा में परिचालन शुल्क, ऑपरेशनल कम होती है, ये बात क्या होगी, गलत होगी। गलत होगी, या फिर हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये बात क्या है, ठीक है। तो और परिचालन ऑपरेशन को चलाने के लिए जो खर्च हमें चाहिए, तो रोजमर्रा का खर्च है, वो इंडोर में ज्यादा होगा, आउटडोर में क्या होगा, कम होगा। आउटडोर की विशेषता एक ही है कि इसमें खर्च कम होता है, इसको चलाने के लिए भी खर्च कम चाहिए, लेकिन इसके अंदर हर मौसम के अंदर इसको उपयोग में नहीं ले सकते। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम नुकसान में जाएगी, लेकिन यहाँ पर परिचालन ऑपरेशनल कॉस्ट यहाँ पर क्या रहेगा, निम्न नहीं रहेगा, ये क्या होगा, उच्च होगा। ऑपरेशन के अंदर साफ सफाई करना, लाइट का खर्चा, बिजली का खर्चा, ये सारी की सारी चीजें इसमें क्या रहेंगी, थोड़ी ज़्यादा रहेगी। हाँ, मेंटेनेंस की कॉस्ट यहाँ पर इंडोर के अंदर बहुत, यहाँ पर मेंटेनेंस की कॉस्ट रही, घास वगैरह काटना, और यहाँ पर एक बार आपने बना लिया, उसके बाद रोज ऑपरेशन, आप ऑपरेशनल चीज है, तो मेंटेनेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना। इंडोर सुविधाओं में विद्युत जैसी प्रकाश का खर्च खर्च उच्च होता है, ये बात ठीक है। तो ठीक ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, एक गलत स्टेटमेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, स्थायी उपकरण, परमानेंट इक्विपमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत या फिर इनकरेक्ट है। यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, परमानेंट इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, स्थायी की बात कर रहे हैं, और उसके बारे में कौन सी बात क्या रहेगी, गलत रहेगी। स्थायी स्टॉक रजिस्टर किया जाता है कि नियमित मरम्मत की आवश्यकता होती है, का जीवन काल 10 से 15 वर्ष तक होता है, गोल पोस्ट और जिम मशीनरी। अब यहाँ पर कौन सी बात गलत है, तो पहली बात यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी, इनको स्थायी स्टॉक करेंगे। गोल पोस्ट और जिम इसका उदाहरण रहेगा, ठीक बात है। जो लोहे के उपकरण है आमतौर पर वो इसका उदाहरण रहेंगे, और लोहा जो है फिर जो है वो 10 से 15 साल रहेगी, अगर उसको थोड़े समय के ऊपर हम मेंटेन। गोल पोस्ट है, हर साल एक बार उसका रंग उतार कर नया रंग कर दिया, लंबे समय तक आपका काम जो है वो चल जाएगा। कि नियमित मरम्मत की आवश्यकता, ये बात क्या रहे, गलत रहेगी। हाई जो इक्विपमेंट है उसकी खास बात ही यही है कि आप उसको रेगुलर बेसिस पर मेंटेन नहीं कर, मेंटेनेंस की आवश्यकता यहाँ पर बहुत कम होती है, एक बार लेकर आएंगे, उसके बाद हर मौसम के लिए उसी तरह से कार्य करेगा, उसकी गुणवत्ता कम नहीं। नंबर 71, खेल सुविधाओं के रख रखाव, मेंटेनेंस के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत या फिर इनकरेक्ट है। कथन गलत या फिर इनकरेक्ट है, किसके संबंध में, मेंटेनेंस के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत या फिर इनकरेक्ट। प्रतिक्रिया रख रखाव, अब जो हम 3 प्रकार के जो मेंटेनेंस की बात हमने की थी, यहाँ पर हम दोबारा एक बार डिटेल में और देख रहे हैं। अब क्या बात यहाँ पर बोली जा रही है, उसको आपने ध्यान रखना है। पहला, प्रतिक्रिया रख रखाव, रिएक्टिव मेंटेनेंस, की खराबी या टूट के बाद हस्तक्षेप है या फिर ठीक करना है। ये बात क्या है, बिल्कुल ठीक है कि जब प्रतिक्रिया हम कब करेंगे, जब सामने वाली टीम खराब हो जाए, सामने वाली जो उपकरण है वो खराब हो जाए, हम रिएक्ट कर रहे हैं, ये है रिएक्टिव या ब्रेक डाउन। जब टूट या ब्रेक डाउन हो जाए तो हमने रिएक्शन किया, रिएक्टिव मेंटेनेंस। प्रत्याशा मेंटेनेंस या फिर प्रत्याशा रख रखाव, एंटीसिपेशन मेंटेनेंस में विफलता के जोखिम को कम करना शामिल है। एंटीसिपेशन का मतलब है, जैसे आपने एक फ्लड लाइट लगाई, आपने कोई एक उपकरण लगाया, कोई भी आपने एक सीट लगाई, तो आपने देखा कि ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी लाइफ जो है वो 6 महीने है। आपने उसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको रन किया, जैसे ही 5 महीने लगा कि 6 महीने पर खराब हो जाएगा, 5 महीने अगर वो ठीक काम कर रही है तो भी हम उसको उतारेंगे और उसको हम सेल करेंगे और नई चीज को लगा देंगे। ये क्या होगा, एंटीसिपेशन जो है वो जोखिम कम करेगा, लेकिन खर्च ज्यादा होगा इसमें। चल रही है उनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सेल आउट कर देंगे, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये जोखिम क्या कर देगा, कम कर देगा। कंडीशन बेस्ड रख रखाव तापमान जैसे चर मूल्यों पर आधारित होता है। अब कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस के अंदर क्या होगा कि ये भी के अंदर जांचबीन करेगा, के अंदर मेंटेनेंस करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये केवल इसलिए उसको नहीं देगा, लाइफ जो है वो 6 महीने लिखी हुई थी, अभी 5 महीने हो गए हैं, क्या करेगा, टेस्ट करेगा, टेस्ट करके देखेगा, अगर ये ठीक काम कर रहा है, अभी इसमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको बदलेगा नहीं। इससे क्या होगा, थोड़ा खर्च कम हो जाएगा। ये सबसे बेहतर तरीके की आपके पास क्या रहेगी, कंडीशन अच्छा तरीका रहेगा। प्रतिक्रिया रख रखाव हमेशा निवारक और पूर्व अनुमान प्रिवेंटिव है।
प्रतिक्रिया रख रखाव नहीं होता, ये एंटिसिपेशन होगा। प्रतिक्रिया के अंदर तो हम बाद में करेंगे, तो ये कथन आपका हो जाएगा। ये बात किसके लिए ठीक रहेगा? निवारक और पूर्व अनुमानित किसके लिए ठीक रहेगा? एंटी ठीक रहेगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से शिविर के महत्व के बारे में सत्य है? अब यहाँ पर शिविर या फिर कैंपिंग के बारे में बात हम करेंगे। यहाँ पर कुछ वो कैंप के संबंध में रहेंगे। कैंप के बारे में सत्य है, यह रोजमर्रा की दिनचर्या की थकान से मुक्ति प्रदान करता है, यह घर और परिवार की सुरक्षा से निकलकर आत्मनिर्भर होना सिखाता है, यह नेतृत्व योग्यता और विषम परिस्थिति का आयोजन करने का हुनर सिखाता है। तीन कथन यहाँ पर लिखे हुए हैं शिविर के लिए। परिभाषित करें तो ये घर से बाहर, घर से दूर, एक प्राकृतिक नियंत्रित वातावरण में करके सहभागिता से सीखने एक कला है या फिर सीखने का एक प्रक्रिया है। घर से बाहर होंगे, प्राकृतिक वातावरण में होंगे, नियंत्रित वातावरण में होंगे, और वहां पर हम गतिविधियों के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करके जीवन के जो महत्वपूर्ण अनुभव है उनको ग्रहण करेंगे। तो बातें हैं बिल्कुल ठीक, तरह की दिनचर्या से मुक्त, बात बिल्कुल ठीक है। या घर और परिवार की सुरक्षा से निकलकर आत्मनिर्भर होना, सेल्फ सफिशिएंट होना। ठीक बात है कि आपको अब भोजन जो है वो आपके टाइम पर नहीं मिलेगा। आपको अगर खाने का मन है तो आपको बीच में खाने का मिलेगा नहीं। आपको दिन में अगर 4 मील मिल रहे हैं तो वो 4 मील ही आपके पास रहेंगे। आपको गतिविधि करनी होगी, आपको सहभागिता करनी होगी, आपको एक्टिविटी भाग लेना होगा। आत्मनिर्भर वहाँ पर होना सिखाता है। ये नेतृत्व योग्यता और विषम परिस्थिति का आयोजन करने का हुनर भी सिखाएगा। आपको नेतृत्व करना सिखाएगा, आपको चार्ज लेना सिखाएगा, आपको विषम परिस्थितियाँ वहाँ पर जो बनेगी कैंपिंग के अंदर, कोई बारिश आ गई, कभी खाना कम पड़ गया, कभी आपको चीज़ों यहाँ से वहाँ लेकर जाना है, कोई चीज़ खराब हो गई, तो सब विषम परिस्थिति आपको लड़ने का हुनर ये सिखाता है। तो 1, 2 और बातें यहाँ पर ठीक रहेंगी। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, लीव नो ट्रेस 2025 फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आजकल आमतौर पर लिखे जाते हैं। लीव नो ट्रेस का न छोड़े सिद्धांत आधुनिक शिविर में सर्वोपरि हो गए हैं। इस सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लीव नो ट्रेस नाम से जो सिद्धांत है उसका महत्व क्या है? यह सुनिश्चित करना कि शिविर स्थल पर कोई व्यक्तिगत सामान पीछे न छूटे, आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना, उचित अपशिष्ट कान और वन्य जीवों के सम्मान पर जोर देना, बायोडिग्रेडेबल उपकरण चुनकर आराम की चाहत को पूरी तरह से त्याग देना, केवल मनोरंजक गतिविधियों के प्रभाव को कम करना। कौन सा उद्देश्य प्रमुख यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर लीव नो ट्रेस का उद्देश्य क्या है कि आप वहां थे, आपने वहां पर कैंप किया, इसका कोई निशान नहीं छोड़े। मानव कहीं पर होगा तो उसका निशान कैसे मिलता है? वहां पर वो प्लास्टिक की थैलियां छोड़कर आ जाएगा, या वो वहां पर छोड़कर आ जाएगा, कोई भी सामग्री उस खाली खाली हो गई है जो चाहिए नहीं उसको छोड़कर आ जाएगा। लीव नो ट्रेस का मतलब है आप आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखें, वहां पर पेड़ को नहीं काटें, वहां पर आग नहीं लगाएं, वहां पर कूड़ा करकट फैलाकर नहीं आए, उचित अपशिष्ट निपटान जो भी आपने चाहे वहां पर वॉशरूम आपने बनाए हैं उनको आप अच्छे से ढककर वहां पर आए। अगर वहां पर आपने पहली बात तो आपने जो भोजन के लिए जो सामग्री उपयोग की है उसको एक खड्डे के अंदर डालकर आप बूर के आए, बायोडिग्रेडेबल सामान जो है उसका उपयोग करें। ऐसे आप इसको वहां पर अपनाएं। क्या करेंगी? लीव नो ट्रेस आपके होने का कोई भी वहां पर निशान ना छोड़कर आए। निशान नहीं छोड़कर आएंगे तो क्या होगा? वन्य जीवों को सम्मान करने की जो वहां पर रहते हैं, कल हमारा थोड़ी स्थल है, तो आप सम्मान करें, उनके प्राकृतिक जो स्थल है उसको आप नुकसान नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर 73 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित व्यक्तियों या फिर पुस्तकों से संबंधित दानों से सम्मिलित करें। निम्नलिखित व्यक्तियों या फिर पुस्तकों से संबंधित दानों से सम्मिलित करें कि यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं जैसे एलबी शार्प, कोचेल कार्सन और थॉमस ग्राम होल्डिंग, और यहाँ पर योगदान लिखे हुए हैं द साइलेंट स्प्रिंग नाम से किताब और पर्यावरण आंदोलन की बात, कैंपिंग शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की, पहला साइकिलिंग कैंपर्स एसोसिएशन की स्थापना की। तो ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेगा। एलपी शार्प नाम से व्यक्ति हुए उन्होंने एलपी शार्प नाम से व्यक्ति हुए उन्होंने कैंपिंग शिक्षा की अवधारणा को प्रस्तुत किया। पी के लिए 2, के लिए 2 कोचेल कचेल कार्सन, इन्होंने द साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत की, और अंत में थॉमस हिराम होल्डिंग जिन्होंने पहला साइकिलिंग कैंपर्स एसोसिएशन स्थापित किया। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पी के लिए 1, बी नंबर ऑप्शन हमारा, पी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। पी के लिए 2, क्यू के लिए 1 और आर के लिए ये हमारे ठीक ऑप्शन या फिर सही ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे। चलिए भाई अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75, शिविर स्थल कैंप स्पॉट
कि चयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब हम कैंप के लिए स्पोर्ट का चयन करेंगे तो संबंध में हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है या फिर कौन सी बात गलत है। ये शहरी आबादी से दूर शांत वातावरण में होना चाहिए, शहरी आबादी से दूर शांत वातावरण के नज़दीक हाई पावर बिजली लाइन होनी चाहिए ताकि आसानी से बिजली मिल सके। तंबू लगाने के लिए समतल भूमि होनी चाहिए और पानी व भोजन व्यवस्था नज़दीक होनी चाहिए। स्थल का उपयोग करने से पहले अनुमति लेनी चाहिए। बात यहाँ पर गलत है, ऐसा कथन बात हमें नहीं चाहिए। स्थल का उपयोग करने से पहले अनुमति लेनी चाहिए, बिल्कुल हम अनुमति लेंगे। अगर अनुमति नहीं लेंगे और अगर मान लीजिए कि हमने टेंट वगैरह लगा लिए, सब चीज़ें कर ली, सब व्यवस्था कर ली और अधिकारीगण आ जाते हैं या फिर शिकायत हो जाती है, हमें वो सारी की सारी व्यवस्था पड़ेगी और हमें वापस किसी दूसरे जाना पड़ेगा जो एक अव्यवस्था क्रिएट कर सकती है। तंबू लगाने के लिए समतल भूमि हो, आपको समतल भूमि चाहिए होगी। बारिश अगर हो जाए तो पानी वहाँ, गतिविधि करने के लिए समतल भूमि चाहिए, आपको कैंप लगाने के लिए भी समतल चाहिए या थोड़ी ऊंचाई आपको चाहिए। तलहटी के अंदर आप अपने कैंप नहीं लगाएंगे और समतल भूमि हो, वहाँ पर कोई गतिविधि कर सकते हैं, कैंप फायर कर सकते हैं, कोई भी आप वहाँ पर खेल खेल सकते हैं समतल भूमि हो पर। और भोजन और पानी की व्यवस्था नज़दीक, गाँव वगैरह नज़दीक, जहाँ से अपने लिए पानी या फिर भोजन आप लेकर आ सकें या फिर दुकान से आप राशन के साथ आ सकें, तो ये बात भी क्या रहेगी। नज़दीक हाई पावर बिजली लाइन होनी चाहिए ताकि आसानी से बिजली मिल सके। ये बात क्या रहेगी, गलत रहेगी। गलत रहेगी क्योंकि अगर नज़दीक हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी लाइन होगी तो उससे होगा क्या, कोई ना कोई बच्चा जो है वो शरारत अगर करने की मन में उस आए और शरारत करने चला जाए वो, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये जो भी खतरे के चांसेस हो सकते हैं उनसे आपको बचना है। तो फिर एक हाई पावर बिजली लाइन होना भी एक खतरा है, उससे आप थोड़ा दूर, हर बच्चे के ऊपर हर समय निगाह नहीं रख सकते, तो आप उनको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करके देंगे कि जहाँ पर वो अपने ये चले जाएँ। शहरी आबादी से दूर शांत वातावरण में ये बात बिल्कुल रहेगी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनोरंजक शिविर के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न कैंपिंग के रूप में जाना जाता है। एल बी शार्प, ओचेल कॉर्सन, टॉम होल्डिंग, सर विलियम जेम्स। 3 नंबर ऑप्शन ठीक रहेगा। 2025 है तो हम फादर ऑफ मॉडर्न रिक्रिएशनल कैंपिंग आएंगे, थॉमस राम होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं हर शिविर के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में हैं। कि अगर आप शिविर लगाने के लिए जा रहे हैं, उपकरण आपके पास होने आवश्यक है कि आपके पास शिविर लगाते समय ये उपकरण चाहिए। टेंटिंग गियर आपके पास होना चाहिए। आप टेंट लगाने के लिए अगर जंगल में प्राकृतिक वातावरण में रुक रहे हैं, कहीं भी आप प्राकृतिक वातावरण में रुक रहे हैं, तो आपको सर्दी से बचने के लिए, ठंडी हवाओं से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए आपको टेंट चाहिए होंगे। वाहन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित, किराने का सामान यानी कि सामग्री आपके पास होनी चाहिए, रसोई का सामान आपके पास होना चाहिए, ठीक बात है। स्वच्छता आवश्यकताएं, आप कैसे वहाँ पर वॉशरूम जो है वो स्थापित करेंगे या फिर आप कैसे वहाँ पर स्वच्छता या फिर हाइजीन के लिए देखभाल करेंगे, हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, तो वो आवश्यकताएं भी, ये प्लान भी आपके पास होना चाहिए। अग्निशामक यंत्र आपके पास होना अनिवार्य है नहीं, शामक यंत्र आपके पास होना अनिवार्य नहीं, यानी कि आग बुझाने के लिए आपके पास यंत्र होना जरूरी नहीं। 1, 2 और 3 यहाँ पर ठीक, ये नंबर ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 का गया है, 25 वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 78, शिविर स्थल कैन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। शायद थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड के अंदर आया था। तो मैंने बताया कि बहुत सारे प्रश्न क्लास में हम ऐसे एग्जाम्स के अंदर आए हैं। शिविर स्थल के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। शिविर स्थल, स्थल का यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्पोर्ट देखना चाहते हैं, उसके चयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा, और समय, ऋतु, स्थान या फिर साथी। यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक होगा, ताकि हम लोकेशन समझना इसको थोड़ा सा। जैसे आपके पास कहाँ पर आप जाना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा स्टेट है, आप कहाँ पर अपनी कैंपिंग साइट बनाएंगे, कहाँ पर अपना कैंप लगाएंगे, चीज के ऊपर निर्भर करेगा। इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा आपके पास एग्जैक्ट, ये पूरा का पूरा स्टेट है हिमाचल प्रदेश, आप इस स्टेट के इस गांव के अंदर जाना चाहते हैं, अब इस गांव में जाएंगे और जाकर यहाँ पर अपने आप बनाएंगे। आप जब देखना चाहते हैं, इसके लिए पहले आपको क्या चाहिए, पहले क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए। आपको एक बड़ा स्थान चाहिए, बड़ा गांव चाहिए, उस गांव के अंदर हम जाकर, उस गांव के अंदर जाकर आप ये पता करोगे कि आप कहाँ पर अपना एग्जैक्ट वो बिंदु है कि जहाँ पर अपना आप लोकेशन या फिर अपना कैंप के लिए रखना चाहेंगे। तो अगर स्पोर्ट निर्धारित करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास ऐसी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79,
शिविर एक सर्वोत्तम क्रिया है, विकसित शिविर या फिर कैंपिंग एक बहुत अच्छी क्रिया है, एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। क्या डेवलप करेगी, क्या किस चीज़ के अंदर आपकी हेल्प करेगी? मानव व्यक्तित्व के अंदर, प्रकृति से संपर्क करवाने के अंदर, सामाजिक पारस्परिक क्रिया के अंदर, सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए, या फिर सौंदर्यात्मक ज्ञान के लिए, एस्थेटिक नॉलेज के लिए कि आपको पर्यावरण का, पहाड़ों का, प्रकृति का थोड़ा ज्ञान हो के लिए, इसके लिए एक बेहतर ये एक अवसर आपके लिए बनेगा, या फिर किस में आपकी ये मदद करेगा? तो मानव व्यक्तित्व या फिर आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी ना, तो आपको क्या क्या मिलेगा इससे? पर्सनैलिटी आपकी क्या होगी? डेवलप होगी, मानव व्यक्तित्व या फिर एनहेंस, मानव पर्सनैलिटी इनहेंस होगी, बेहतर होगी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में शिविर लगाने हेतु सर्वोत्तम है। इंडिया के अंदर आप शिविर लगाना चाहते हैं, कैंपिंग अगर करवाना चाहते हैं बच्चों को, सबसे बढ़िया मौसम या फिर सबसे अच्छी ऋतु यहाँ पर कौन सी रहेगी? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। यहाँ पर दो तरीके से हम देखेंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर सी, वसंत ऋतु रहेगा। एक तो यहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, और दूसरी बात यहाँ पर वर्षा जो है संभावना से कम है। वर्षा की संभावना कम है तो आपको कैंप लगाने के लिए जो जगह होगी उसके बारे में ये नहीं सोचेगा कि बारिश आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। अगर सर्दी है तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाने पड़ेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर गर्मी है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको ठंडा पानी चाहिए होगा, आप दिन के अंदर एक्टिविटीज कर सकते, उससे आपको राहत मिलेगी। एक्टिव करने के लिहाज से, खाद्य सामग्री के लिहाज से, आप जहाँ पर कैंप लगाएंगे उसके लिहाज से, सबके लिहाज से बसंत ऋतु है, स्प्रिंग जो है सबसे अच्छा मौसम रहेगा कैंपिंग की भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 81, शिविर में नीतियों का क्रियान्वयन करता है। हालांकि शिविर संचालक, ट्राइब लीडर, प्रधानाचार्य, उप शिविर संचालक। सबसे बड़ा अधिकारी तो कौन है? शिविर संचालक है। सबसे बड़ा अधिकारी तो कौन है? शिविर संचालक है। लेकिन एक्टिविटीज जो हो रही है, जो प्रोग्राम हो रहे हैं, दिन भर की जो गतिविधियां हो रही है, उनको कौन देखभाल करेगा, उनको कौन हैंडल करेगा? तो उप शिविर संचालक करेगा। ये व्यक्ति सिर्फ मैनेजमेंट का काम करेगा, गतिविधियां कौन कराएगा? ये व्यक्ति गतिविधियां करवाएगा। ये सुपरवाइज करने का काम करेगा, पूरे कैंप को, पूरे कैंप को सुपरवाइज करने का काम करेगा। ट्राइब लीडर कौन है? जो छोटे बनेंगे, ग्रुप बनेंगे बच्चों के, एक लीडर रखा जाएगा, उसको क्या कहेंगे? ट्राइब लीडर। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में संगठित शिविर प्रतिरूप या फिर मॉडल है। भारत के अंदर जो अभी शिविर चल रहा है वो कहाँ से हमने अपनाया है, कहाँ का वो एग्जाम्पल है? 2018 पीटीए थर्ड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आ गया। पूर्वी उदाहरण, पश्चिमी उदाहरण, देसी उदाहरण या ब्रिटिश उदाहरण, वही क्वेश्चन है। हमने भारत के अंदर अभी जो या फिर कैंपिंग दल का उपयोग किया जा रहा है, हमने कहाँ से लिया है? पश्चिमी उदाहरण है, यूरोप से हमने उसको आया है। यूरोप के अंदर वो चलती है और यूरोप से हमने उसको क्या किया? कॉपी किया, फिर उसकी ली है। क्वेश्चन नंबर 83, शिविर का उद्देश्य नहीं है। शिविर का उद्देश्य क्या नहीं है? हम बच्चों को जब लेकर जाएंगे, उद्देश्य से बच्चों को नहीं लेकर जाएंगे। हाँ, एक बात और है, बच्चा जाएगा शिविर के लिए या फिर जो कैंपर है, तो उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, सीखने के लिए नहीं जा रहा, सिर्फ मनोरंजन के लिए जा रहा है। हाँ, तो मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेगा तो उसके माध्यम से अपने आप कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन उसका उद्देश्य सीखना नहीं है, सीखने के लिए नहीं जा रहा, वो केवल मनोरंजन के लिए जा रहा है कैंपर। लेकिन उन गतिविधियों में भाग लेते हुए अपने आप कुछ ना कुछ जाता है। यहाँ पर शिविर का उद्देश्य नहीं है, प्रकृति से जुड़ाव हम चाहेंगे, समाजीकरण भी हम चाहेंगे, सिखाना भी हम चाहेंगे, लेकिन खाना बनाना, एक्चुअली हम खाना बनाना ही सीखें, ये हमारा उद्देश्य नहीं होगा। हाँ, अगर किसी खाने वगैरह के अंदर, मैस के अंदर ड्यूटी लगे, खाना बनाना अच्छा लगे, वो सीख जाए, एक उसके लिए फायदा होगा, लेकिन उद्देश्य है हमारा ये हम यहाँ पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, शिविर की गतिविधियां किसके निरीक्षण में होती हैं? संचालक, ट्राइब लीडर, अनुशासन समिति या फिर शिविर संचालक? किसके निरीक्षण में होती है? संचालक के निरीक्षण के। शिविर में विभिन्न गतिविधियां आयोजन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक ठीक वैसे क्वेश्चन जैसे थोड़े टाइम पहले हमने मनोरंजनात्मक गतिविधियों के संबंध में पढ़ा, वैसा ही प्रश्न है। शिविर में गतिविधियां आयोजन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लीडरशिप, अनुशासन, या हम गतिविधियां आयोजन करवाना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर बोर्ड के द्वारा माना गया, क्या सुविधा माना गया, एक्टिविटीज माना गया। तो अगर हम रिवर राफ्टिंग करवाना चाहते हैं, क्या चाहिए? नाव चाहिए। अगर हम वॉलीबॉल खिलाना चाहते हैं, वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाना पड़ेगा। कोई गतिविधि हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें सुविधाएं चाहिए,
उपकरण चाहिए होंगे। सुविधाएं आयोजन करवाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? सुविधा या फिर उपकरण। निम्न में से किशोर बालक बालिकाओं हेतु शिविर की मनपसंद है। बालक बालिकाएं हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए सबसे अच्छी गतिविधि मनपसंद है ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ताश खेलना, कहानी सुनना। अब कहानी सुनना, ताश खेलना, ये गतिविधियां अवस्था वाले बच्चे हैं, 15-16 साल वाले बच्चे, 18 साल वाले बच्चे, उनके लिए ठीक नहीं। उनके एडवेंचर, वो एडवेंचर गतिविधियां करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर बालक भी आया और बालिका भी आया, रॉक क्लाइंबिंग थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो बालिकाओं के लिए गतिविधि नहीं होगी। ट्रैकिंग जो है वो एक आसान ट्रैकिंग या फिर ऐसी ट्रैकिंग जहाँ पर बालक और बालिका सभी भाग ले सकते हैं, तो अच्छा हो जाएगा। ट्रैकिंग करना, पैदल चल के जाना, प्राकृतिक, बालक और बालिकाओं के लिए। फिर में विभिन्न गतिविधियां करवाते समय प्राथमिक ध्यान देना चाहिए। हम गतिविधियां जो करवा रहे हैं के अंदर हमें किस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ये चीज हमें गतिविधि के समय, करवाते समय ध्यान केंद्रित करना है। आयु के ऊपर, लिंग के ऊपर या फिर पसंद। विशेष रूप से हम जब गतिविधियां करवा रहे हैं तो हम आयु, लिंग, शारीरिक क्षमता के ऊपर तो ध्यान रखेंगे, लेकिन साथ में एक बेसिक चीज ये ध्यान में रखनी है कि पसंद भी। मनोरंजनात्मक गतिविधियां अनिवार्य रूप से आप उनके ऊपर अनिवार्य रूप से भाग नहीं लेंगे, वो तभी भाग लेंगे जब उनको पसंद होगी। तो ऐसी गतिविधियां करवाएं, क्योंकि अगर मान लो कि आप उनको बिना पसंद का काम करवाएंगे तो देगा उनके लिए। आपका पहला उद्देश्य तो क्या है कि मनोरंजनात्मक गतिविधि हो। गतिविधि आप अपने विवेक से इस चीज को चयन करेंगे, आयु के हिसाब से, उनके लिंग के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से ये एक्सरसाइज उपयुक्त है कि ये गतिविधि करवा सकते हैं। उसके बाद हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि उनकी पसंद है या नहीं है। पसंद को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा, पसंद को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा कि पसंद अगर उनको गतिविधि है, ये सब होते हुए भी हम उसको करवाएंगे। शारीरिक क्षमता उनके पास है और आयु और लिंग के हिसाब से भी वो गतिविधि ठीक है, लेकिन हम नहीं करवाएंगे अगर पसंद। पसंद का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाना जाएगा, क्योंकि मनोरंजन यहाँ पर जरूरी है। भारत में प्राकृतिक शिविर आंदोलन 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ शुरुआती प्राकृतिक शिविर शुरू करने वालों में से नहीं था। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर या सेंटर फॉर एनवायरनमेंट, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या फिर भारतीय खेल प्राधिकरण का एक एनजीओ शामिल नहीं था शुरू करने के अंदर। समय पर भारतीय खेल प्राधिकरण नहीं था। 8 के अंदर डी ऑप्शन बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 89, शिविर के दौरान की जाने वाली प्रसिद्ध व लोकप्रिय गतिविधि हर आयु वर्ग का व्यक्ति। हर आयु वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर उनकी ये सब बातें हम ध्यान में रख लेंगे कि हम वो गतिविधि को कर भी पाए। युक्त हर आयु वर्ग का व्यक्ति उल्लास से भाग लेता है कि वो शौक से उसके अंदर भाग लेगा। क्रिकेट खेलना, राफ्टिंग, कैंप फायर या फिर रिवर क्रॉसिंग। कैंप की एक बहुत प्रसिद्ध गतिविधि रहेगी कैंप फायर रहेगी कि हम यहाँ पर हमारे कैंप लगे हुए उसके बीच आग जलाएंगे और आग जला के हम उसके इर्द गिर्द बैठेंगे और कोई सामाजिक गतिविधि हम वहाँ पर करेंगे। कोई लोक नृत्य, गायन हो सकता है, कहानी सुना, अपने जीवन सकता है। क्वेश्चन नंबर 90, रिवर क्राफ्ट में शामिल है। रिवर क्राफ्ट में शामिल है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। गतिविधि, यांत्रिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि या फिर आध्यात्मिक गतिविधि। मानसिक गतिविधि आएगा शिविर शिल्प के अंदर कौन। इसी के साथ हमारी कक्षा संख्या 44 पूरी। 45वीं जो अगली कक्षा होगी वो इन 8 यूनिट अंतिम कक्षा रहेगी, जिसके अंदर हम योग के 60 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ हमारी जो बुक का पहला भाग, जो बुक आप यहाँ पर देख रहे हैं, तैयारी कर लो कि उसका एक भाग जो है जिसके अंदर 8 की 8 यूनिट का प्रत्येक साथी जो कक्षा अध्ययन किया, सभी साथी अध्ययन कर